नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी के तैयारी के दौरान उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन बातों को डिस्कस करेंगे जो कि एक तरह से सबसे एक्साइटिंग होता है। जब हम तैयारी के दौर में होते हैं तो इससे पहले कि हम तैयारी शुरू करें, हम हर समय यह सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू कैसा होता होगा, बीपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता होगा। कई सारे उटपटांग चीज़ें हमें इंटरनेट पर देखने को मिलती है जिसमें तर्कविहीन बातों का भी जिक्र होता है कि इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनका कोई आंसर नहीं होता है। तो इस तरह से कैंडिडेट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी आशंकाएं होती है कि इंटरव्यू किस तरह का होता है। और हम जब तैयारी के दौरान होते हैं, तैयारी के प्रोसेस में होते हैं, तो हम इंटरव्यू में उन बातों को जानना चाहते हैं। तो आज मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप सबों के बीच में बीपीएससी के इंटरव्यू को किस तरह से फेस किया जाए, उन बातों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम सीधे उस चर्चा पर आएँ, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम भास्कर ज्योति है। अभी बीपीएससी के 63rd एग्ज़ाम में मैंने 38th रैंक हासिल की है और इसके अलावा मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर यानी पीएचडी कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में। अनअकैडमी पर बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज शुरू हो रही है और आप मेरे रेफरल कोड भास्कर का यूज़ करते हुए उन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स मात्र आपको 140 रुपये में मिल जाएगा और पूरे साल भर का कोर्स जो कि 7,000 रुपये का है, मेरे रेफरल कोड से आपको 6,300 रुपीज़ 6300 रुपये में मिल जाएगा। और इसमें आप तमाम एडुकेटर्स को सुन सकते हैं जो बीपीएससी के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उन एडुकेटर्स को भी, उन टॉपर्स की भी रणनीतियाँ जान सकते हैं जिन्होंने परीक्षा को क्रैक किया है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप बीपीएससी में इंटरव्यू किस तरह से फेस करें। तो दोस्तों, बीपीएससी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए वह है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड 2-3 तरह का होता है। आप किस शहर से आते हैं, किस ज़िले से आते हैं, किस गांव से आते हैं, यह तो बैकग्राउंड आपके स्थान से, मतलब जिसे हम प्लेस ऑफ लिविंग कहते हैं, निवास स्थान, उससे रिलेटेड। फिर दूसरा बैकग्राउंड होता है कि आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने 12th कहाँ से किया, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने मास्टर्स कहाँ से किया, यदि और अधिक हायर एजुकेशन में आप गए हैं तो आपने वो कहाँ से किया। उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उनको आपको तैयार करना चाहिए। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको तैयार करना है, यह हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इन तरह के प्रश्नों से या इन तरह के बैकग्राउंड से आपको किस तरह के प्रश्न तैयार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि बीपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड और क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, इंटरव्यू में जाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वह यह है कि आप इंटरव्यू से 1 दिन पहले अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं थकान जाहिर होगा या थकान दिखेगा। और यदि आप थकान दिखेंगे, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले आपको यह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के जहाँ पर आपके नॉलेज का टेस्ट होना था वह प्रीलिम्स में हो गया, जहाँ पर आपके राइटिंग एबिलिटीज़ का टेस्ट होना था वह आपके मेंस में हो गया, ऑप्शनल का टेस्ट होना था वह भी आपके मेंस में हो गया। तो इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपके पर्सनालिटी की टेस्ट होती है। तो आपकी अच्छी पर्सनालिटी तभी वहाँ दिखेगी जब आप बिल्कुल इंटरव्यू बोर्ड के सामने फ्रेश जाएंगे। आपके चेहरे पर एक तरह से ओज झलकना चाहिए, आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस तेज झलकना चाहिए। और यह सब तभी संभव हो सकेगा जब आप 1 दिन पहले अच्छी नींद लेकर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है अच्छे रैंक के साथ। तो हमारा मानना है कि यदि इंटरव्यू से कुछ दिन पहले तक आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी जो शारीरिक स्थिति है वह बहुत अच्छी रहेगी। आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके पूरे बॉडी में जो एक फ्लो ऑफ ब्लड होता है वह काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और आप हमेशा लाइट मूड में रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, तैयारी के दौरान हम सारे लोगों को कई घंटों तक बैठने की आदत हो जाती है और उस बैठे रहने की वजह से क्या होता है कि हमारे चेहरे में थकान आता है और हम जो है सो सुस्त महसूस करते हैं। यदि आप इस तरह से एक्टिव किसी काम में रहते हैं, खेल खेलते हैं, तो उससे जो है सो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आप इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के दौरान, जब आपने मेंस दे दिया या मेंस का रिजल्ट आ गया, उसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है, इस पूरे दौरान आप ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो कि नकारात्मक बातें करेंगे, क्योंकि वह कई सारी ऐसी बातें करेंगे कि बीपीएससी में फेयर एग्ज़ाम नहीं होता है, बीपीएससी के बोर्ड के मेंबर्स का कोई कनेक्शन होता है, या पूरे के पूरे क्वेश्चन आयोग पर ही क्वेश्चन करेंगे।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस बात पर यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि पिछले 3-4 एग्जाम जो हुआ है 56-59 से, जो मैंने खुद दिया है, जो मैंने देखा है, तो बीपीएससी इतनी अच्छे तरीके से एग्जाम ले रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर से हमारे इतने सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यदि आपके साथ कोई निगेटिव बातें करेगा तो आप कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, उसका असर आपके दिमाग पर होता रहेगा। तो इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छे प्रॉपर ड्रेस में जा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहूँगा बीपीएससी के इंटरव्यू को लेकर। खास करके मैंने बीपीएससी से पहले यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था। यूपीएससी में जब कैंडिडेट्स जाते थे तो उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म होता था कि आप इंटरव्यू देने यदि जा रहे हैं तो आपको एक तरह से वेल ग्रूम्ड होकर जाना चाहिए, अच्छे ड्रेस में जाना चाहिए। लेकिन मैंने यह बीपीएससी के इंटरव्यू में महसूस किया, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो कि कन्वेंशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों में ड्रेस को लेकर उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, और वह कोई भी शर्ट कोई भी पैंट पहनकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने चले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब से बीपीएससी की परीक्षा लगातार हो रही है, आपने देखा होगा कि एक तरह से जो पुराने लोग थे वह धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं और नए लोग, नए बैकग्राउंड वाले लोग आ रहे हैं जिनके साथ आपको कम्पीट करना है। और वह लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, स्मार्ट इन द टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन द टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन द टर्म्स ऑफ हाउ टू फेस द बोर्ड। स्मार्ट इस मामले में नहीं कि आपका फिजिकल अपीयरेंस किस तरह का है या आपका बॉडी का बिल्ड कैसा है। तो आप जब इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो गेटअप है, आप जो जिस ड्रेस में जा रहे हैं वह एक तरह से प्रोफेशनल दिखना चाहिए, कि आपके अंदर कुछ ना कुछ डेडिकेशन है। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था जब मेरा इंटरव्यू था, मुझे ध्यान में है मेरा इंटरव्यू शायद अगस्त के महीने में था, मुझे एग्जैक्टली तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद अगस्त के ही महीने में मेरा इंटरव्यू था, और उस समय गर्मी अच्छी खासी थी। तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सूट पहनकर ना जाए, सूट का मतलब कोट पहनकर ना जाए, सिर्फ शर्ट और पैंट पहन के आप जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर होते हैं तो कमरे में एसी लगी होती है, सब कुछ होता है, वहाँ पर आप गर्मी महसूस नहीं करेंगे। हाँ, जब तक आप बाहर हैं आपको निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि गर्मी है या फिर आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे, तो आप उस समय कोट को खोल कर रख लें। लेकिन आप सूट पहनकर जरूर जाएं, क्योंकि यह एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक तरह से इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो अच्छी तरीके से ड्रेस में जाएं। तो जो भी लड़के जा रहे हैं इंटरव्यू में उनको सूट पहन के जाना चाहिए, और जो लड़कियां जा रही हैं उनको जो फॉर्मल जो सलवार सूट होता है वो उसमें जाए, या फिर जो फॉर्मल साड़ी होती है उसको पहन के आपको जाना चाहिए। आप कुछ भी पहन के ना जाए। जब आप ड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो उसका कलर भी ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरव्यू के हिसाब से अच्छा हो। आप चमकीली साड़ी पहन के चली जाएंगी तो मतलब वो अच्छा नहीं दिखेगा। एक डिसेंट सी साड़ी होनी चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए। नॉर्मली लड़के जो सूट पहन के जाते हैं उसका कलर नेवी ब्लू होता है, या ब्लैक होता है, या थोड़ा ग्रे कलर होता है। लेकिन आप ऐसा कोई भी कलर ना पहन के जाए जो काफ़ी ज़्यादा चमकीला लगे, भड़कीला लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको इससे इरिटेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से आप यदि ड्रेस तो पहन के जाएं ही जाएं, और उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि उस ड्रेस का कलर भी इंटरव्यू के हिसाब से ठीक हो। अब शादी या फंक्शन में पहनने वाला सूट पहन के यदि आप चले जाएंगे तो यह आपको नुकसानदायक हो सकता है। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको मॉक्स देना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया, आप यदि बहुत पुराने लोगों से बात करेंगे जो काफ़ी साल पहले यदि बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं, तो वह आपको बताएंगे कि मतलब इन सारी बातों पर स्ट्रेस नहीं होगा उनका। वो बोलेंगे कि ठीक है इंटरव्यू है तो इंटरव्यू दे के आ जाओ। लेकिन दोस्तों आज जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग दिल्ली से बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ कोचिंग संस्थानों के द्वारा लिया जाता है। पटना में भी अब बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं या बहुत ही नॉमिनल सा रेट होता है, 500 रुपया 1000 रुपया में वो 2-3 इंटरव्यू लेंगे। उसकी कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है, तो आपके अंदर कई सारी कम्युनिकेशन गैप हो सकती है। जब आप मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं तो उन कम्युनिकेशन गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं आपको बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। उस रिकॉर्डिंग को आप बार बार जाकर देखेंगे तो आपको खुद के अंदर की कमियां जो है सो महसूस होगी, और फिर उस अनुरूप आप उसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से मॉक इंटरव्यूज़ देना बहुत ही आवश्यक होता है।
इनकेस आप मॉक इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं या इस तरह की कोचिंग संस्थान की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप दो बातें कर सकते हैं। जो भी आपका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीयर्स, मतलब जो आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, यदि वो बीपीएससी की तैयारी में नहीं भी है, हो सकता है वो इंजीनियर हो सकता है वो मैनेजमेंट किए हों, लेकिन आप उनको बिठाकर आप उनको खुद कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर दीजिए जो कि आपको लगता है कि अभी वर्तमान के हालात में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपका प्राइम जो बेसिस होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस का रिप्लाई देना, उन क्वेश्चंस का जवाब देना। तो आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि वह भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप सामने में आईने को रखें, मिरर को रखें और उसके सामने बैठकर इंटरव्यू दें, ताकि आप अपने भाव भंगिमा को समझ सकें, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखें, आपके पोस्चर्स को देखें। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद के अंदर की कमियों का जो है एहसास होगा और आप उसे धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे। इससे आप इंटरव्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंटरव्यू किस मीडियम में दें बीपीएससी में। यहाँ पर फिर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कुछ बताना चाहूँगा। वैसे मेरा जो मीडियम था वह इंग्लिश था। यूपीएससी में भी मैंने इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दिया था। मैं बीपीएससी में भी इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहता था। इसकी वजह यह नहीं थी कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू देने का मुझे कोई शौक़ था, लेकिन कई बार क्या होती है, चूंकि मेरी पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो कुछ वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज ऐसे होते हैं जिनका मैं हिंदी में उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप एक औपचारिक इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ भी बोल दे, कैसे भी बोल दे। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं इंटरव्यू इंग्लिश में दूं। लेकिन और जितना भी मॉक मैंने दिल्ली में दिया था वह सारा मॉक इंग्लिश में ही था। लेकिन जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू में गया तो मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही हुआ। तो उस स्थिति में मैंने बोर्ड से पहले ही अनुमति ले ली थी कि सर, चूँकि मैं हिंदी शब्दों के साथ उतना ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, तो मैं यदि इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ के बीच में यूज़ करूँ तो आप मुझे माफ़ करेंगे। तो यह मैंने शुरू में ही एक कर्टसी के तहत आपको सारी बातें करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन हुआ जब मन हुआ वैसा कर लिए। लेकिन मैं बिहार के इंटरव्यू के दृष्टि से यदि आपको बताऊँ तो आप कुछ बोर्ड ऐसे हैं, जैसे शिशिर सिन्हा सर का खुद का जो बोर्ड है, जो चेयरमैन है, उनके बोर्ड में इंग्लिश में इंटरव्यू होता है यदि आप ऑप्ट करेंगे। आर.के. गुप्ता सर के बोर्ड में इंग्लिश में इंटरव्यू होता है यदि आप ऑप्ट करेंगे। तो यह जो बोर्ड है, यह पूरा का पूरा इंग्लिश में आपका इंटरव्यू ले सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे पता है और मैंने खुद जो इंटरव्यू दिया है, और बाकी बोर्ड्स में आपके इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं होंगे। और इसका भी कारण है, ऐसा नहीं है कि वह बोर्ड के मेंबर जो हैं आपसे इंग्लिश में बात करने के काबिल नहीं है या सक्षम नहीं है। उसका वजह यह होता है कि बिहार में आप जब रहेंगे तो इंग्लिश का कम से कम मिनिमल यूज हो जाता है, क्योंकि ऑफिस के दस्तावेज भी आपको हिंदी में तैयार करने होंगे। बाद में जितना भी पत्र पत्रिका, जो भी एप्लीकेशन तक आपको लिखना होगा, सब के सब हिंदी में लिखना होगा। तो वह यह चेक करना चाहते हैं कि क्या आप यदि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं तो हिंदी बोल पाने में, हिंदी लिख पाने में सक्षम है या नहीं। क्या आप जो एक ऑफिस की जो लैंग्वेज होती है, जो कार्यालयी कार्य मतलब एक भाषा होती है, क्या आप उसमें अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं बिहार के दृष्टि से आपको बोलूँगा कि यदि आप हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यदि उसके बावजूद, जैसे कई सारे मित्र ऐसे होते हैं जो कि सच में हिंदी उतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे, यदि अच्छी हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी बोलने की बात हो, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम में अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम में जब आप बोल रहे हो या इंग्लिश भाषा में बोल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहें। ऐसा नहीं कि बस शो करने के लिए, दिखाने के लिए, कुछ पॉइंट्स गेन करने के मकसद से आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हो। स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा ना लगे कि आप सोच कर बोल रहे हैं, आपके अंदर एक फ्लो नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो हिंदी में भी कोशिश करें कि शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करें। मिलावट वाली हिंदी बोलने से आपको नुकसान हो सकता है या ये एक अच्छा मैसेज नहीं देगा। तो इसलिए मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे सोच समझ कर। और यदि आपने तय कर लिया है कि अमुक मीडियम में ही हमें देना है, तो आप जब मॉक इंटरव्यूज़ में दे रहे हो, तो जब आप फॉर एग्जांपल यदि आपने 5 मॉक इंटरव्यू दिया तो आप 1 से 2 मॉक इंटरव्यूज़ इंग्लिश में दे के देखिए कि क्या परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। बाकी यदि आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आप अपने मीडियम को चेंज करें। मैं आपको लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार सलाह देना चाहूँगा
कि हो सकता है बोर्ड के चेयरमैन आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ भी ले, लेकिन बोर्ड के जो बाकी मेंबर्स होते हैं और जो 3-4 मेंबर होंगे, हो सकता है वो आपसे हिंदी में ही प्रश्न पूछे। इसलिए आप उस तरह का फ्लो जरूर विकसित कर ले कि आप हिंदी में बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग ना हो आपको, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों अब बात आते हैं जो, यदि आपने, चलिए ये सब तो सारी तैयारियां आपने कर ली, अब सबसे मूल चीज़ क्या है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में जब जा रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर किस तरह के एटीट्यूड के साथ जाना है। उसके लिए बस एक चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया, हालांकि इंटरव्यू में कंटेंट चेक नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है कई बार जो है सो आपसे ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हो सकता है कई बार जो है सो करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए जिसे आपने तैयार नहीं किया है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस है तो उससे जो है एक स्पष्ट जो है सो मैसेज जाता है। लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में एक अंतर होता है। आपका कॉन्फिडेंस कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वह ओवर कॉन्फिडेंस जैसा दिखे, और जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो उसे हम एरोगेंस कहते हैं। मतलब आपके चेहरे से कभी ऐसा भाव नहीं झलकना चाहिए कि आपको यदि कोई चीज़ आता है तो आप उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए कि बोर्ड मेंबर्स को लगे कि मतलब कई बार ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ चीज़ों पर जो है सो आपका स्टैंड या आपकी जानकारी बोर्ड मेंबर्स से भी ज़्यादा होगी। कई बार ऐसा भी आपको फेस करना पड़ सकता है मामला कि बोर्ड मेंबर्स कहेंगे कि नहीं यह गलत है, और आपको लगेगा कि यह सही है, तथ्य के आधार पे भी, विचार के आधार पे भी। लेकिन आपको बोर्ड मेंबर्स के साथ हमेशा पोलाइटली बिहेव करना है। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है और पोलाइट होना, डिसेंट होना, हम्बल होना एक अलग चीज़ होता है। तो आप कॉन्फिडेंट तो रहे ही, साथ ही साथ पोलाइट रहे। आप अच्छे राइट पोस्चर्स में बैठें। आमतौर पर हमें आदत होता है कि जब हम कोई बात कर रहे होते तो हमारा हैंड मूवमेंट बहुत सारा होता है। आप यह बात जान लीजिए, जब भी आपका हैंड मूवमेंट होता है तो यह शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जिन बातों को आप मुंह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तब आप हाथ का सहारा लेने लगते हैं, तो यह कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इसलिए हैंड मूवमेंट्स को या तो बिल्कुल ही आपका नेग्लिजिबल होना चाहिए, या आप राइट पोस्चर में जब बैठेंगे, जैसे आप बैठते हैं तो यदि आप अपने हाथ अपने पैर पे रखेंगे, पाँव पे रखेंगे, तो इससे आपका हैंड मूवमेंट कंट्रोल रहेगा। और जैसे ही आपका हाथ उठ रहा है इसका मतलब आप कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के जो है सो शिकार हो रहे हैं। तो हैंड मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब जो भी मेंबर आपके जिस भी मेंबर्स के साथ आप बात कर रहे हैं उनके साथ सीधा आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। यदि आप आंखें झुका के बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका यह मतलब होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको आंखें चुराना नहीं है। जब सामने से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उस समय आप उनके आंख में देखिए, और जब आप जवाब दे रहे हैं तो बाकी जो मेंबर्स हैं उन सारे के आंखों में देखिए और उन सबको एड्रेस कीजिए जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप सबको विश कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है उसी अनुकूल जो है सो आप उन सबको विश कीजिए। और यदि बोर्ड में आपकी कोई महिला प्रतिनिधि है, यदि कोई लेडीज़ हैं तो उनको भी अलग से विश कीजिए, क्योंकि आप बाकी लोगों को यदि गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं तो और एक लेडी है तो आप उनको अलग से गुड मॉर्निंग मैम भी बोलिए। जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर जा रहे हो तो फिर सबको थैंक यू बोल के जाना है, ऐसा नहीं कि उठे और चल दिए। तो यह सब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके पर्सनैलिटी के अंदर उस दिन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो झलकना चाहिए। कई बातों का आंसर हमें पता नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई सर्वज्ञ नहीं है इस दुनिया में, यह बोर्ड को भी पता है। बोर्ड ऐसा सर्वज्ञ व्यक्ति को चाहिए भी नहीं। यदि आप इतने ही ज्ञानी होते हैं तो आप पीएचडी कीजिए, फिर कोई और बातें कीजिए, आप कॉलेज में पढ़ाइए। कुछ चीज़ें आपसे ऐसी पूछी जाएगी जिसकी जानकारी आपको ना हो, लेकिन उस स्थिति में आप बोर्ड मेंबर्स को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिए जो आपको पता नहीं है। सॉरी बोलना एक बहुत ही बड़ी कला है। इंटरव्यू बोर्ड में यदि आप जा रहे हैं, हो सकता है आपसे 10 क्वेश्चन लगातार पूछे जाए और आपको आता ही ना हो, आप हर 10 क्वेश्चन में सॉरी बोलिए, लेकिन उस 10 क्वेश्चन में कभी भी चीट करने की कोशिश मत कीजिए। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। आपको पता है कि अब बीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, चूंकि मेरा ये ऑप्शनल पेपर नहीं है, तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में भी और बीपीएससी के इंटरव्यू में भी मुझे हमेशा डर था कि यदि केमिस्ट्री से मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। तो यह डर मेरे मन में हमेशा रहता था। क्वेश्चन पूछे भी गए, मुझे नहीं याद था, जो बेसिक क्वेश्चन था उसे मैंने बताने की कोशिश की, जो क्वेश्चन नहीं आता था तो सॉरी बोला मैंने, तो उन्हें समझ में आ गया कि फिर दूसरे मेंबर ही आपको बोलेंगे कि अच्छा सर काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तो ये केमिस्ट्री के टच में नहीं है।
लेकिन आप यदि वहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। हमारे एक मित्र का इंटरव्यू था यूपीएससी के बोर्ड में, वह बंगाल से था, उसे पूछा गया रविंद्र संगीत आप जानते हैं? उसने बोला हाँ, तो कुछ गायकों का नाम बताइए। तो उसे लगा कि शायद मैं किसी भी गायकों का नाम बता दूंगा तो इन्हें तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने बनर्जी मुखर्जी ऐसा जोड़ के 5 गायकों का नाम उन्होंने बता दिया। और बोर्ड मेंबर जब उनका इंटरव्यू खत्म हो गया, स्पेशल रिमार्क करके उनको बोला गया कि आप ऐसा अगली बार किसी भी बोर्ड में ना करें। और उससे इतना खराब मार्क्स मिला, आप यकीन मानिए कि वह इंटरव्यू बोर्ड में मतलब बहुत ही खराब मार्क्स मिला। तो इस तरह का प्रयास कभी ना करें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर निश्चित रूप से सफल होंगे। यही कुछ बातें थी जो कि करना बहुत ही आवश्यक था। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं। हम कुछ अगले वीडियोस के साथ आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन अक्सर जो है सो बोर्ड में पूछा जाता है। यह तो मैंने उन बातों को किया जो आपको बीपीएससी में इंटरव्यू देने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बीपीएससी के कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करते हैं मेरे रेफरल कोड के साथ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप टॉप एडुकेटर्स से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी के सारे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।